कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव देख रहे हैं और भारत लाइव में हम आज आपके सामने ऐसे तथ्य लेकर के हाजिर हुए हैं जिसके आधार पर ये तय होता नज़र आ रहा है कि बिहार एक बार फिर से इस देश की राजनीति का वो अनछुआ पहलू बनने जा रहा है जिससे इस देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। जिस तरह से आपने देखा कि बजट सत्र समाप्त हुआ और बजट सत्र समाप्त होने के बाद जो बिहार में चीज़ें देखने को मिली, जिस तरह से विपक्ष पूरी तरह से फ्लैट नज़र आया, वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष अब बिहार में नहीं रह गया है। लेकिन विपक्ष की जो स्थिति है वो स्थिति सत्ता पक्ष के लोगों ने ही निभाया। इन सभी बातों की हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन 3 बयान जो अभी अभी 5 दिनों के अंदर में आए हैं, उसने ये जरूर स्थापित कर दिया है कि बिहार सहित देश की राजनीति में एक हलचल जरूर है। और ये हलचल तब पैदा हुई है जब न्यायालय ने ये कहा है कि जो मामले सामने आ रहे हैं उस मामले में तथ्य नहीं है। हम अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई और दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर के जिस तरह से सरकार के कई जो नुमाइंदे थे, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल तक गए और उनकी रिहाई भी हुई। लेकिन इन सब के बावजूद अब जो तेजस्वी यादव का बयान आया है और उस बयान पर पूरी तरह से चुप्पी सत्ता पक्ष के सभी नेताओं ने रखा है, इससे साफ लगता है अलग अलग जो उनके सहयोगी दल हैं वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। इसके मायने क्या हैं? हम तेजस्वी यादव का पहले बयान सुनाते हैं, उस बयान के बाद हम आपको इसके विस्तृत जानकारी देते हैं। पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से विपक्षी नेताओं पर जो है गलत मुकदमा किया जा रहा है। संस्थानों का केंद्र सरकार जो है दुरुपयोग कर रही है अपने चुनावी बेनिफिट को लेकर के। जो शराब घोटाला, जो सो कॉल्ड शराब घोटाला था, अब उसमें कोर्ट ने जो है अक्विटल जो है सभी आरोपियों को लगभग जो है दिया है। और शायद ये भी आदेश दिया है कि जो आरओ है सीबीआई के, आईओ जो है सीबीआई के, उस पे जो है केस चले कि आखिर ऐसा क्या मुकदमा इन्होंने किया है। तो ये तो स्पष्ट हो गया, बीजेपी का चाल और चरित्र जो है सामने आ गया है, उजागर हो गया है। और जो हर्जाना जो केजरीवाल जी को भुगतना पड़ा, चुनाव हारना पड़ा, तो अब इसका खामियाजा जो है, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो हम तो चाहेंगे कि भाई, मांग करेंगे कि भाई दिल्ली में जो है दोबारा जो है चुनाव कराया जाए ताकि अपने जनता जो है सही मुद्दे पर जो है चुनाव कर पाए। और ये लगातार केवल केजरीवाल ही जी नहीं, राहुल गांधी हों या लालू जी या हमारा पूरा परिवार शुरू से ही जो है बीजेपी का पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार होता रहा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से भी डीए केस जीत चुके हैं, फिर भी जो है ये मुकदमा किया गया। अब चाहे आईआरसीटीसी का घोटाला हो या लैंड फॉर जॉब का घोटाला हो, आज तक रेलवे ने माना ही नहीं है कि कोई घोटाला हुआ है। और इसकी ऑलरेडी 3 बार जांच सीबीआई पहले करके क्लोज कर चुका है। ये चौथी बार जो है विजिलेंस की डिपार्टमेंट ने जांच किया, 3 बार सीबीआई ने जांच किया, आपके जो रेलवे का डिपार्टमेंट है उसने जांच किया, पार्लियामेंट में ये सवाल उठा और हम लोगों को हर जगह से क्लीन चिट मिला। लेकिन ये चौथी बार से मुकदमा जो है कराया गया और सीबीआई ने ये दलील दी है कोर्ट में कि पहले के 3-4 जांच अच्छे से नहीं हुए। अब बताइए, जो 3 बार जांच हो गया, रिलीफ हम लोगों को दिया गया, खुद सीबीआई ये कबूल करती है, फिर भी जबरन बिहार में हम लोगों को बदनाम करो, उस हिसाब से ये राजनीति बीजेपी करती रही है। और ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सब जगह जो है भाजपा के लोगों ने हाईजैक कर रखा है। जो पीएमओ से या होम मिनिस्टर जो कहते हैं वही ये लोग काम करते हैं, ना कि बेस पे, ना तो फैक्ट पे, ना तो एविडेंस पे काम करते हैं। तो ये पूरी तरीके से ये सरकार का जो चेहरा असली है वो उजागर हो गया है। और हम लोग भी केस मुकदमा लड़ रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे लड़ रहे हैं। और हम लोगों को भी पूरा न्यायालय पे विश्वास है कि भाई न्याय हम लोगों के साथ भी होगा।
आपने तेजस्वी यादव का बयान तो सुन लिया। तेजस्वी यादव सीधे तौर पे ये बात कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और ये बात कोई नया नहीं है, इससे पहले भी वो कह चुके हैं और उनका समर्थन यदा कदा नीतीश कुमार ने भी किया है। आपको याद होगा कि 2022 से 24 तक जब नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव थे तो उन पर जब सीबीआई और ईडी के जांच चल रहे थे, उस समय नीतीश कुमार ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये हमारे साथ हैं, इसलिए वो लोग इनको परेशान कर रहे हैं। खैर, इन सारी बातों से अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई तेजस्वी यादव की, और तेजस्वी यादव की बात को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ही। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि बिहार में एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। 5 सीटों पर होने वाले जो चुनाव हैं राज्यसभा के, उसका गुणागणित फिट किया जा रहा है। उस गुणागणित को फिट करने में तेजस्वी यादव ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस तैयारी में तेजस्वी यादव क्या करेंगे, किस तरह से अपनी रणनीति बनाएंगे, ये अलग होगा। लेकिन दिल्ली में दोबारा चुनाव कराने को लेकर के सारा विपक्ष एकजुट नज़र आ रहा है और दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर के सरकार को गिराने और साजिश के तहत वहाँ चुनाव जीतने की बात कही जा रही है। हालांकि बिहार में भी ये बात कही जा रही है कि बिहार में 10,000 रुपये बांट करके लोगों को बरगला फुसला करके ये चुनाव जीते गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ केजरीवाल ने जो बातें कही और केजरीवाल ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा, वो साफ साफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल ने जो कुछ भी कहा है उसमें बहुत सारे तथ्य हैं, क्योंकि न्यायालय ने भी इन बातों पर संज्ञान लिया है। न्यायालय ने केजरीवाल को लेकर के जो बातें कही हैं वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम जो लगातार केंद्र की सरकार पर उंगली उठा रही थी और कह रही थी कि हमें गलत ढंग से फंसाया जा रहा है, ये बातें अब कहीं ना कहीं साबित होती नजर आई है। नई दिल्ली कोर्ट के फैसले पर अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सभी तथ्यों को रखा। उन्होंने कहा कि शराब नीति घोटाले में क्लीन चिट मिलने के बाद अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहेंगे। 600 पेज का ऑर्डर है और इस ऑर्डर में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला किया है। दो लोगों प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची। आज उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने सिर्फ ईमानदारी कमाई है, संस्थाओं को आज धमकाया जा रहा है। ये बात अरविंद केजरीवाल ने कह करके कहीं ना कहीं एक बात तो निश्चित कर दी है कि जो बातें 2014 में कोर्ट ने कहा था संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के, जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी, कि संवैधानिक संस्थाएं तोता हैं। खैर, कोर्ट के ऐतिहासिक फैसला दिया है और 4 साल हमारे ऊपर अत्याचार किया गया, ये कह करके अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं विपक्ष की, साझा विपक्ष की सिंपैथी जरूर बटोरी है। हालांकि केजरीवाल एक अलग तरह के नेता हैं और वो अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात हम आपको मेरठ की सुनाते हैं। केजरीवाल की बात पहले आप सुन लीजिए, केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है। केजरीवाल की बात सुनने के बाद आपको ये एहसास तो ज़रूर होगा कि बड़ी गलती हुई है, क्योंकि इससे पहले भी कोर्ट ने एक फैसला राहुल गांधी के लिए दे दिया था, जब राहुल गांधी को सज़ा सुनाई गई थी और उनकी सदस्यता जो है उसको अयोग्य साबित करने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद उनकी सदस्यता बहाल हुई, कोर्ट ने बीच में हस्तक्षेप किया और उस हस्तक्षेप के बाद जो कुछ भी सामने आया वो साफ साफ नज़र आया। इस बीच आपको बता दें कि केजरीवाल अपने टीम के साथ मीडिया को वो सारी बातें बता रहे हैं, उसे सुन लीजिए आप। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को
जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीट कर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहाँ हिलाओ मत भाई, हो गया सर, हिलाओ मत भाई, संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए, देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग की केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सर मैडम आपने ये तो सुन लिया कि केजरीवाल क्या कह रहे हैं। इस पर जो प्रतिक्रिया आ रही है वो भी प्रतिक्रिया आपको पता होगी कि केजरीवाल और कोर्ट के इस फैसले के बाद जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस पर किसी भी तरह का कोई भी पलटवार करने की स्थिति में नहीं है। जो बयान भी आ रहे हैं वो संतुलित आ रहे हैं। कोर्ट के फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 दिन पहले का जो उनका वक्तव्य है और मेरठ में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं वो भी काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये समझ में आ गई है बात कि अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनने लगे हैं। जैसा कि हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं कि नीतीश की हाँ में पूरी तरह से टिका हुआ है ये पूरा सत्ता और विपक्ष की बात। बिहार ही नहीं, बिहार के साथ साथ देश के कई राज्यों में और यहाँ तक कि केंद्र की सरकार भी कटघरे में खड़ी हो रही है। अगर नीतीश कुमार की हाँ हुई तो बाजी पलटने की पूरी संभावनाएं हैं। मोदी और शाह पर मार्च का महीना काफ़ी भारी पड़ने वाला है। राज्यसभा के चुनाव को लेकर के भी और इसके आगे जिस तरह के फैसले कोर्ट से आए हैं उसको लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। भीतर खाने में क्या डील हो रही है ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन चेहरे बता रहे हैं कि कुछ न कुछ है जो रातों रात पूरे गेम को पलट सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बाकी के विपक्ष को, जो गैर भाजपाई राजनीतिक दल हैं, जो एनडीए के साथ हैं या एनडीए के साथ नहीं हैं, जो एनडीए के साथ हैं उनकी भावना और उनके क्रियाकलाप तो आपको पता ही है कि कोई भी संतुष्ट नज़र नहीं आ रहा है। भले ही क्षणिक रूप हो या सत्ता के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अब डोरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से सीधे सीधे उन दलों पर डाला है जो दल अब हाशिए पर नज़र आ रहे हैं और अभी भी या तो महागठबंधन का हिस्सा है या नहीं है, या फिर वो एक अलग रणनीति के तहत अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। उन सभी पर को ये बताने की कोशिश की है कि गलती कांग्रेस करती है और उसकी सज़ा क्षेत्रीय दलों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने कई दलों का नाम भी लिया और सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये बात कही
तो इसका अंदेशा होने लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वास्तव में कमज़ोर हुई है और वर्तमान एनडीए सरकार का स्वरूप या एनडीए का स्वरूप भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह को परेशान कर रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में। और मैं नम्रतापूर्वक देश के मीडिया को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वैसे मैं मीडिया को हर प्रकार से झेलने के लिए ईश्वर मुझे शक्ति दे प्रार्थना करता रहता हूं, लेकिन आज मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें तो आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। आप कांग्रेस को बचाने की ये चालाकियां बंद कीजिए। ये विपक्ष करके आप कांग्रेस को बचा रहे हैं और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। और कांग्रेस की इकोसिस्टम हर बार बच के निकलने का एक खेल खेलती है कि पाप कांग्रेस करे, आलोचना कांग्रेस की हो, गुस्सा कांग्रेस पर हो, लेकिन मीडिया में कांग्रेस नहीं दिखती, विपक्ष शब्द दिखता है। क्यों भाई? क्यों कांग्रेस को बचा रहे हो? ऐसा करने से आप न कांग्रेस को बचा पाते हो, न कांग्रेस को सुधरने के लिए मजबूर करते हो। अगर आप एक बार छापना शुरू कर दोगे, बोलना शुरू कर दोगे, ये जनरल विपक्ष का दोष नहीं। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? साथियों, कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है और मुझे इस बात का संतोष है कि दिल्ली में जो घटना घटी, कांग्रेस के सभी साथी दलों ने कांग्रेस की भरपूर आलोचना करने की हिम्मत दिखाई है। मैं विपक्ष के इन साथियों का सच्चाई के साथ और देश के गौरव के साथ खड़े रहकर रहने के लिए उनका मैं सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात तो सुन ली। अब यह फैसला आपको करना है कि क्या जिस तरह से 2022 से लेकर के 24 तक नीतीश कुमार ने सारे विपक्ष को, गैर भाजपाई दलों को एकजुट करने की कोशिश की थी, उसमें बहुत हद तक वो कामयाब भी हुए थे। उसका असर भी 2024 के चुनाव में देखने को मिला था। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार उस रास्ते चल पाएंगे या उनको उस रास्ते पर लाने की कोशिश शुरू हो चुकी है? देखना दिलचस्प होगा कि जो कॉन्फिडेंस तेजस्वी यादव में नज़र आ रहा है उसके मायने क्या हैं। क्या भीतर खाने में कोई सेटिंग गेटिंग चल रही है? बिहार और बिहार की राजनीति अक्सर कुछ नयापन लाती है और अचानक से बाजी पलट जाती है। क्या इस बार भी इस तरह का कुछ होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपने तीनों बयान सुन लिए और तीनों बयान के आधार पर जो वर्तमान राजनीति है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी वास्तव में
ज़्यादती कर रही है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।